मैं विभा मिश्रा, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर मंडला। आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान अध्याय 14 प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यहाँ हर क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इन क्षेत्रों में विकास कार्य तो बहुत हुए हैं, परंतु फिर भी हम विकास की गति को तीव्र नहीं कर पाए हैं। क्या हम समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है? इसका उत्तर है कि हमारे मार्ग में अनेक चुनौतियां हैं। तो आइए इन्हीं चुनौतियों के बारे में हम जानेंगे। उनमें से एक चुनौती है जनसंख्या विस्फोट। तो जनसंख्या विस्फोट क्या है? जनसंख्या विस्फोट से आशय है कि जब जनसंख्या वृद्धि दर इतनी तेज हो जाती है कि देश में उपलब्ध संसाधन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते, तब इस स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहा गया है। जो भी जनसंख्या है वह अपने उपभोग के कार्यों हेतु जो संसाधनों के माध्यम से निर्माण कार्य करती है, उसके माध्यम से जनसंख्या विभिन्न प्रकार के उपभोग करती है और ये उपभोग अनिवार्य आवश्यकताएं हो सकती है, आरामदायक आवश्यकता हो सकती है, विलासितापूर्ण आवश्यकताएं भी हो सकती हैं। तो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति यदि इसके परिणाम वस्त्र, आवास, भोजन की समस्या को लेके हैं, तो ये परिणाम बहुत ही विकराल रूप ले लेते हैं। तो जब भी हम जनसंख्या विस्फोट देखेंगे तो दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो जनसंख्या वृद्धि की दर और उपलब्ध संसाधन। इन दोनों में हम देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि की दर जब अधिक होती है और संसाधन अर्थात जिनके माध्यम से उत्पादन कार्य करते हैं वो कम करने लगते हैं, तो जनसंख्या वृद्धि अधिक, संसाधन कम। इस स्थिति को हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, यानी उत्पादन की दर बहुत कम होती है, उसकी तुलना में जनसंख्या कई गुनी बढ़ती जाती है। तो इस स्थिति के परिणाम स्वरूप वस्त्र, आवास और भोजन की समस्या जो है वो विकराल रूप ले लेती है। यदि हम देखें सन 1901 के आंकड़े देखें तो जनगणना के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या थी 23.8 करोड़ और 2011 में जब जनगणना हुई तो 2011 की जनगणना 23.8 करोड़ से बढ़कर 121.6 करोड़ हो गई थी। और अब 2021 में जनगणना होगी तो उसके आंकड़े का भी हम अनुमान लगा सकते हैं। कहने का आशय यह है कि जनसंख्या वृद्धि की दर जो है बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही है और भारत जैसे अल्प विकसित देशों के लिए तो यह समझो अभिशाप है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या की तुलना में उत्पादन में वृद्धि की दर नहीं बढ़ रही, आय निम्न हो जाती है, जीवन स्तर निम्न हो जाता है। अब हम आगे देखेंगे जनसंख्या विस्फोट के कारण, प्रभाव और समाधान। कारण 3 कारण हैं: सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और अन्य कारण। तो सामाजिक में हम देखेंगे कि जनसंख्या विस्फोट यदि अर्थात जनसंख्या की वृद्धि की दर बहुत तीव्र गति से हो रही तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? तो सामाजिक कारण अर्थात समाज में कुछ कुरीतियां फैली हैं, जैसे संयुक्त परिवार प्रणाली कि जितने ज्यादा सदस्य होंगे उतना सहयोग मिलेगा, उतनी अधिक हम आय कमा सकते हैं। लड़कों के जन्म को प्राथमिकता देते हैं, इससे भी परिवार बढ़ता जाता है। स्त्रियों की सामाजिक स्थिति, कई ऐसी कुरीतियां हैं जिसके कारण समाज में जनसंख्या जो है वो बहुत अधिक तीव्र गति से बढ़ रही है। आर्थिक कारण में हम देख सकते हैं कि अधिक बच्चे अर्थात कमाई का साधन माना जाता है कि जितने सदस्य होंगे उतनी अधिक आय प्राप्त होगी, कृषि कार्यों में सहायता मिलेगी, पशु है यदि तो पशु चराने के काम आएंगे सारे जनसंख्या जो है वो बच्चे सदस्य परिवार के, खेतों में काम करने में सहायता मिलेगी। और उनका ये भी दृष्टिकोण होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो खाने के लिए मुंह नहीं बल्कि काम करने के लिए 2 हाथ पैर भी लेकर पैदा होता है। तो जनसंख्या वृद्धि है यदि तो वो कहते हैं कि काम में सहयोग होगा। इसके अलावा तीसरा अन्य कारण में हम देख सकते हैं कि भारत की उष्ण जलवायु के कारण भी संतान उत्पत्ति क्षमता ज्यादा होती है, शिक्षा का अभाव होता है, लड़कियों का कम उम्र में विवाह हो जाता है और परिवार नियोजन या संतान निरोधक उपाय की जानकारी नहीं होती या उसकी उपलब्धता नहीं होती। मृत्यु दर भी कम होने के कारण भी हम कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि होती जाती है।
तो इस प्रकार से ये कारण हुए। अब हम देखेंगे जनसंख्या में वृद्धि अर्थात जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव क्या होते हैं, भारत के संदर्भ में भी देखेंगे हम। तो इसके प्रभाव में जैसे पहला है बचत व विनियोग में कमी। तो बचत व विनियोग इसलिए कम हो जाता है क्योंकि अधिक जनसंख्या से प्रति व्यक्ति आय कम होती है, आय का स्तर कम हो जाता है, जो भी आय होती है वो सारी उपभोग पर व्यय हो जाती है, तो ना तो बचत होगी और ना ही विनियोग होता है। फिर दूसरा देखेंगे खाद्यान्न की कमी। तो जनसंख्या वृद्धि से खाद्यान्न की समस्या कैसे बढ़ जाती है कि भूमि सीमित हो जाती है, सीमित क्षेत्र में उत्पादन होता है, जिससे उत्पादन की दर भी कम हो जाती है, खाद्यान्न की कमी हो जाती है। फिर आवास और शिक्षा की समस्या, शिक्षा की समस्या, अधिक जनसंख्या वृद्धि होगी तो शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी नहीं मिलेगी, रहने के लिए मकान की समस्या होगी, आवास की समस्या होगी, ये प्रभाव होगा। फिर देखेंगे कीमतों में वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण जब उपभोग का स्तर बढ़ता है, उपभोग बढ़ने से वस्तुओं सेवाओं की मांग भी बढ़ती है और मांग बढ़ने से स्वाभाविक है वस्तुओं सेवाओं की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। फिर अंतिम हम देखेंगे बेरोजगारी में वृद्धि। जितनी अधिक संख्या में यदि हम देखेंगे जनसंख्या बढ़ेगी तो उतनी अधिक संख्या में श्रम शक्ति बढ़ती है, लेकिन उस श्रम शक्ति की तुलना में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते, जिससे कि बेरोजगारी में वृद्धि होती जाती है। अब हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि अर्थात जनसंख्या विस्फोट के सुधार के उपाय, जिसे हम समाधान भी कह सकते हैं, उपाय भी कह सकते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि की दर को रोकने के समाधान, पहला है परिवार नियोजन। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है चलाए तो जा रहे हैं, लेकिन उसका प्रचार प्रसार और क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। तो आवश्यकता है समाधान के लिए उनका क्रियान्वयन भी हेतु कुछ शिविर लगाया जाए, जानकारी दी जाए, कुछ उनके प्रलोभन भी दिए जाए सीमित परिवार को लेकर। दूसरा जैसे सीमित परिवार दिया गया है ना, तो जनसंख्या कम करने के लिए सीमित परिवार प्रणाली का भी प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। स्त्री शिक्षा, स्त्री शिक्षा के अभाव में भी जनसंख्या वृद्धि की दर जो है बढ़ती जाती है, स्त्री को शिक्षित भी होना चाहिए, जिससे कि स्त्री शिक्षा पर यदि हम बल दें तो उनके ज्ञान में भी वृद्धि होगी कि सीमित परिवार के लिए वो प्रोत्साहित होंगी। फिर जन जागृति। तो जन जागृति हम सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से लोगों को जागृत कर सकते हैं। संस्थाएं ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें जिससे कि सीमित परिवार के लिए लोगों को जागरूक करें। अब हम आगे देखेंगे बेरोजगारी, ये भी एक चुनौती है। बेरोजगारी, तो बेरोजगारी से क्या आशय है कि बेरोजगारी से आशय है एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करने तैयार है, परंतु उसे काम नहीं मिलता। इससे श्रमिकों की मांग की अपेक्षा पूर्ति अधिक होती है। ऐसी स्थिति में बहुत से व्यक्ति काम करने योग्य तो हैं, परंतु उन्हें काम नहीं मिल रहा है, इसे ही बेरोजगारी कहते हैं। तो यहाँ बेरोजगारी से आशय केवल काम ना मिलना बेरोजगारी नहीं कहलाएगी। यदि व्यक्ति वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करने तैयार है, शिक्षित है, योग्य है और उसके पश्चात उसे काम नहीं मिल रहा, तब हम बेरोजगारी कहेंगे। अब यदि कोई व्यक्ति शिक्षित है, योग्य है, लेकिन मजदूरी की दर जो है उस पर काम नहीं कर रहा, वो कहेगा कि मुझे तो इससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा चाहिए, तो हम उसे बेरोजगारी नहीं कहेंगे। उसकी उस दर पर यदि वो कार्य करने तैयार है और उसे कार्य मिल रहा है अर्थात उसको रोजगार मिल गया, और नहीं मिलने पर वो बेरोजगारी। इसी प्रकार से यदि बहुत सारे श्रमिक कार्य करने के लिए तैयार हैं लेकिन उनको अवसर नहीं मिल रहा है, तो वो भी बेरोजगारी कहलाएगी। योग्यता है कार्य को करने की, उसके पश्चात उसे काम नहीं मिल रहा, तब वो बेरोजगारी कहलाएगी। अब किसी व्यक्ति में यदि योग्यता नहीं है, मान लो चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, कोई व्यक्ति यदि कंप्यूटर चलाना नहीं आता और वो कहेगा कि मेरे को कंप्यूटर ऑपरेटर बनना है, तो वो बेरोजगारी नहीं कहलाएगी जब तक वह उस कार्य विशेष की शिक्षा प्राप्त न करे। योग्यता मान शारीरिक रूप से भी, यदि कोई व्यक्ति आंख से अंधा और कहेगा कि मेरे को पायलट बनना है और पायलट नहीं बन पा रहा, तो वो भी बेरोजगारी नहीं कहलाएगी। तो बेरोजगारी में कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है कि शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति सक्षम है, उस कार्य को करने के लिए तैयार है और उचित मजदूरी की दर पर भी उसे काम जब नहीं मिलता तो हम उसे बेरोजगारी कहते हैं। तो वास्तव में बेरोजगारी जो है उसमें काम के अवसर उपलब्ध उनको नहीं होते, लोग व्यक्ति कार्य करने के लिए तैयार तो होते हैं लेकिन उनको अवसर जो है वो उपलब्ध नहीं कहते, उसे हम बेरोजगारी कहते हैं।
मुख्य रूप से बेरोजगारी दो प्रकार की होती है, एक शहरी बेरोजगारी होती है और एक ग्रामीण बेरोजगारी होती है। तो शहरी बेरोजगारी के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि जब ग्रामीण क्षेत्र से लोग पढ़ने के लिए शहर की ओर आते हैं तो शहरों में पढ़े लिखे लोगों की अधिकता हो जाती है। या दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि शहरों में मशीनीकरण के कारण लोगों को काम से हटा दिया जाता है, तो वो भी शहरी बेरोजगारी कहलाती है। शिक्षित बेरोजगारी भी कह सकते हैं, पढ़े लिखे शिक्षित जिनको काम के अवसर उपलब्ध नहीं होते, तो वो सब क्या कहलाती है, शहरी बेरोजगारी। एक होती है ग्रामीण बेरोजगारी, ये ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि लघु कुटीर उद्योग होते हैं, तो लघु कुटीर उद्योगों का विकास यदि गांव में नहीं हो पाता तब उनको काम के अवसर नहीं मिलते। या दूसरी तरफ हम ये भी देख सकते हैं, जो कृषक होते हैं वो खेतों में काम करते हैं, 6 महीने तो काम मिल रहा है उनको, 6 महीने काम नहीं मिल रहा। यानी बीज की बुआई हो गई, काम मिल गया उनको, फसल बढ़ने तक, कटने के तक उनको काम नहीं मिलेगा, फसल की कटाई होगी तब काम मिलने लगेगा। तो बीच के समय में जब वो बेरोजगार रहेंगे तो वो कहलाएगी ग्रामीण बेरोजगारी। इसे मौसमी बेरोजगारी के नाम से भी हम जानते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ भारत में बेरोजगारी की समस्या जो है बहुत ही विकराल रूप लेती जा रही है। आगे हम देखेंगे भारत में बेरोजगारी के कारण, परिणाम और उपाय। तो भारत में बेरोजगारी के कारण जैसे पहला है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो भारत में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही, जैसा कि हमने पहले भी देखा। तो तीव्र गति से बढ़ने के कारण जो श्रमिक हैं उनकी संख्या, श्रम शक्ति या श्रमिक जो है वो उनकी संख्या तुलनात्मक रूप से बढ़ रही है और काम के अवसर उनको नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ती जा रही। फिर देखेंगे भूमि पर बढ़ता दबाव। भूमि पर भी अनावश्यक दबाव बढ़ रहा है, जिससे छिपी बेरोजगारी जन्म ले रही है। लोग काम पर तो लगे हुए हैं लेकिन दिखाई नहीं देते काम, जो काम 10 लोग कर सकते हैं उस काम में 20 लोग लगे हुए हैं। तो भूमि पर अनावश्यक दबाव बढ़ रहा है जिससे कि बेरोजगारी बढ़ रही है, इसमें छिपी बेरोजगारी बढ़ रही है। फिर अगला देखेंगे हम दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। तो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत शिक्षा प्रणाली तो है लेकिन वह रोजगार को बढ़ावा नहीं दे रही। लोग पढ़ने लिखने के बाद भी बेरोजगार हैं। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली की जगह ऐसी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली ना होकर ऐसी प्रणाली होना चाहिए जिससे कि लोग रोजगार से लगें। इसमें व्यावसायिक शिक्षा को मैं बताना चाहूंगी कि व्यवसाय मूलक शिक्षा जो है वर्तमान में, इस पर बल दिया जाना चाहिए, जिसमें व्यक्ति शुरू से ही अपना व्यवसाय चुने और उससे संबंधित शिक्षा प्राप्त करे और स्वयं का रोजगार भी खोल सके। फिर दोषपूर्ण नियोजन। सरकार के द्वारा जो नियोजन प्रणाली अपनाई जाती है, योजनाएं बनाई जाती हैं, उन योजनाओं का क्रियान्वयन इस तरीके से किया जाए जिससे कि लोगों को रोजगार उपलब्ध हो, लेकिन दोषपूर्ण नियोजन के कारण उनको उपलब्ध नहीं हो पाता। योजनाएं तो बन रही हैं लेकिन उन योजनाओं को सही तरीके से अमल नहीं किया जाता ताकि लोगों को रोजगार मिले, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। फिर उद्योगों में मशीनीकरण। श्रम प्रधान तकनीकी यदि अपनाई जाती है तो बहुत से श्रमिक कार्य पर लगे हुए होते हैं, लेकिन मशीनीकरण के कारण जहां हाथ से काम हो रहा था मशीनें से होने लगा, तो लोगों को रोजगार से निकाल दिया जाता है या लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो विकास के लिए मशीनीकरण तो आवश्यक है, लेकिन मशीनीकरण के कारण जो है श्रमिक जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। इसके बाद देखेंगे हम बेरोजगारी के परिणाम। तो इसमें पहला मानव शक्ति का अव्यय, बहुत बड़ी मात्रा में श्रम शक्ति जो बेकार जा रही है, जो सही कार्य में लग सकती थी वो अपव्यय हो रही है, खर्च होती जा रही है और उसका उपयोग नहीं हो रहा है। फिर आर्थिक विकास में बाधा, जहां श्रमिक रोजगार जो है वो यदि विकास कार्य कर सकते थे लेकिन चूंकि वो बेरोजगार हैं तो हमारा देश जो है वो विकास के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहा। फिर हम देखेंगे संसाधनों की बर्बादी। अब कुछ संसाधन ऐसे जिन पर सरकार बहुत बड़ी मात्रा में व्यय कर रही है, जैसे शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर या अन्य उद्योगों पर भी, किंतु जैसे शिक्षा प्राप्त करके, प्रशिक्षण प्राप्त करके युवा तैयार तो हो रहे हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, जिससे कि संसाधनों की में बहुत बड़ी मात्रा में व्यय हो रहा है। सामाजिक समस्याएं, यदि व्यक्ति बेरोजगार है तो वह मानसिक रूप से असंतुष्ट है और कई अनैतिक कृत्य करने के लिए वो बाध्य हो जाता है। पैसे के लिए गलत काम करने लगता है, जैसे चोरी करेगा, डकैती करेगा, नशा करने लगते हैं, कभी कभी गलत तरीके से पैसे कमाते हैं। तो इस तरीके से सामाजिक समस्याएं भी जन्म लेती हैं।
राजनीतिक अस्थिरता, बड़ी संख्या में यदि बेरोजगार हैं तो वह एक बड़ा जन समुदाय बन जाती है और सरकार के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। इससे सरकार को खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरीके से बेरोजगारी के कारण, परिणाम, अब हम देखेंगे इसके उपाय। उपाय में पहला, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। जैसे अपन ने पहले भी देखा था कि परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रचार प्रसार विकास करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जा सके। सीमित परिवार को बल दिया जाना चाहिए। फिर लघु कुटीर उद्योगों का विकास, तो जिनमें छोटी मात्रा में, कम मात्रा में पूंजी लगती है, लघु कुटीर उद्योग स्थापित किए जाना चाहिए, जिससे कि परिवार के सदस्य जो है वो रोजगार से लग सके और उनके लिए आय का साधन भी मिल जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार करके व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा के अनुसार बच्चे अपना पसंद का व्यवसाय चुनकर उससे संबंधित शिक्षा प्राप्त करेंगे, ताकि वो आगे चलकर अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सके और आय में वृद्धि कर सके। विनियोग में वृद्धि, जो भी बचत है उस बचत को विनियोग में परिवर्तित करना चाहिए। विनियोग यानी ऐसा विनियोग जिससे कि लोगों को रोजगार मिले। फिर प्रशिक्षण सुविधाएं, सरकार को या निजी उद्योगों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण के पश्चात लोगों को रोजगार आसानी से उपलब्ध हो सकेगा, या श्रमिक जो है वो गतिशीलता भी ला सकते हैं। उनको प्रशिक्षित व्यक्ति है यदि, तो उसको अपनी पसंद के अनुसार या जिस क्षेत्र में उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया है उस क्षेत्र में जाकर वो अच्छे से कार्य कर सकता है, जिससे उसके आय का स्तर भी बढ़ सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कृषि उन्नति। कृषि उन्नति के अंतर्गत कृषि को प्राथमिकता इस तरीके से दिया जाना चाहिए, जैसे बहुफसल योजना या उन्नत बीज प्रयोग, कृषि यंत्रों का उपयोग भी करना चाहिए, नई नई तकनीकों का भी प्रयोग करना चाहिए, सिंचाई योजना का भी विस्तार करना चाहिए, जिससे क्या होगा, कृषि क्षेत्र की आय बढ़ेगी और कृषि क्षेत्र की आय बढ़ने से बचत भी बढ़ेगी, बचत से विनियोग बढ़ेगा और विनियोग से फिर रोजगार भी मिलेगा। अब इसके आगे एक और चुनौती है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता भी आपके जो अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग होते हैं, वो केवल अपने संप्रदाय को बल देते हैं और दूसरे के संप्रदाय के लिए वह गलत नजर से देखते हैं या उसको नीचा बताते हैं, जिससे कि मानवता या राष्ट्रीय एकता के लिए हम कह सकते हैं वो एक गंभीर अभिशाप है। सांप्रदायिकता इसी प्रकार से क्षेत्रवाद, जातिवाद, आतंकवाद, गरीबी, इन सब समस्याओं के कारण विकास कार्य में जो खर्च होने वाली राशि है वो पूरे पूरे विकास कार्यों पर खर्च नहीं हो पाती, जिससे कि देश के विकास के लिए इन सभी चुनौतियों पर हमें विचार करके इनसे बचना चाहिए, जिससे कि हमारा देश जो है वो अच्छे तरह से प्रगति करे। थैंक यू।